नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं। मैं दीपक आर्गवाल एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ सीरीज नंबर 29। जो हाल ही में आरपीएससी के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो इंटरव्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं 511 वैकेंसीज के लिए, तो उनमें जो आरपीएससी मेंबर के द्वारा जो कैंडिडेट से पर डे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी सीरीज नंबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था। तो मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जो कि वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक अंश माना जाता है और यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी यहाँ पे रहा। हालांकि अगर बात करें तो इसकी जो सिंपली आपसे पूछा है वो 1896 में सबसे पहले अपना राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जो कि मुख्य रूप से वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता जो है, जो गवर्नर कहलाते हैं, वो सर चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है, जो मुख्य रूप से 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल के पद पे भी रहे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी अपनी तरफ से, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यहाँ पे कहा जाता है। हालांकि इनसे पहले जो गवर्नर आए थे वो यहाँ पे प्रेस में फ्रीली अपन कोई भी न्यूज़पेपर या फिर किसी भी प्रकार की जो मैगजीन्स है वो पब्लिश नहीं कर पाते थे, लेकिन इनके बाद में जो इन्होंने चार्ज जो दिया, एक फ्रीडमली किसी भी न्यूज़पेपर को अपन प्रिंटिंग के माध्यम से प्रेस अपन जारी कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। तो इन्होंने प्रेस को पूर्ण रूप से यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस यहाँ पे कर दी थी। हालांकि ये उपाधि इनको अंग्रेज सरकार के द्वारा दी गई थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो इस क्वेश्चंस के आंसर की अगर बात करेंगे तो जो कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में ब्रिटिश सरकार ने जो नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित इनको किया था, वो उपाधि 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए उससे आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार को वापस से लौटा दी थी। और इसी संदर्भ में इन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक पत्र भी लिखा, जिसमें इस नरसंहार को एक दयनीय कंडीशन बताया। तो ये क्वेश्चन से हिस्ट्री के कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ग्रेजुएशन जिसकी हिस्ट्री में की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया, यानी सबसे पहले इसका प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले न्यूटन यानी कि आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया गया था, जो कि दो पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, उस पर लगने वाला बल, और उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, यानी भारत में शिक्षा का जब मैग्ना कार्टा स्टार्ट हुआ था तो मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, भारत में जो शिक्षा स्टार्ट हुई थी उसका मैग्ना कार्टा सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को कहा जाता है। और उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेसेशन लिखा, यानी कि भेजा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा में यहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए। इनके वुड्स डिस्पैच इनको कहा जाता है, यानी सर चार्ल्स वुड जो थे उनको वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने जो प्राथमिक स्कूल्स होती है वहाँ पे मातृभाषा में पढ़ाई की जाए और उसके बाद में जो उच्च विद्यालय जो होते हैं वहाँ पे उनको इंग्लिश ही पढ़ाई जाए। तो ये एक अंग्रेज सरकार के द्वारा एक आधिपत्य जो भारत के ऊपर किया गया था। हालांकि उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में ऐसा नहीं था। तो ये अपने पास में जो हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन हिस्ट्री में, उनसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी पर्सन्स में आपको कन्फ्यूजन्स है उसके आंसर में तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने सबसे पहले पारित की थी? तो मैं आपको बता दूं, भारत में कागजी जो मुद्रा जो है यानी पैसे जो हैं, जनवरी में 1899 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित किया। भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत भी यहाँ पे कह सकते हैं आप, यानी यहाँ से मुद्रा स्टार्ट हो गई थी कागजी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? यानी जो समताप मंडल जो अपने पास में है, वहाँ पे जो ओजोन लेयर है उसकी जो मोटाई अपन नापते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? तो मैं आपको बता दूं, वो इकाई जो है वो डॉप्सन इकाई होती है, जिसमें अपन किसी भी समताप मंडल में ओजोन गैस की ओजोन लेयर की मोटाई नापते हैं। ओजोन परत की खोज सबसे पहले 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फवरे ने की थी, और दूसरे वैज्ञानिक जो है वो हेनरी बिस्सोन है। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMP डॉप्सन ने किया था, जो कि ओजोन गैस जो ओजोन लेयर है उसकी मोटाई मापने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफली जो ग्रीन हाउस गैसेस फ्रीली एनवायरमेंटल में आप लोग देखते हैं वो अपने जलवाष्प होती है, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये एक ग्रीन हाउस का प्रकार ही होता है। यह साफ आसमान में लगभग 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव में उत्पन्न करती है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है ओजोन लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जैविक खेती के क्या फायदे हैं? तो यहाँ पे जैविक की खेती के अगर मैं कुछ एडवांटेजेस में मोस्ट ऑफली आपसे बात करूँ तो सबसे पहला तो फायदा जो है वो है इसकी काफ़ी किफ़ायती होती है, काफ़ी सस्ती होती है। जैविक खेती में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग न करके कंपोस्ट, जैविक खाद आदि का प्रयोग करके फसल को उपज की जाती है। यह काफ़ी किफ़ायती और कम प्रदूषण रहित भी यहाँ पे मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन लेवी क्या है? यानी मोस्ट ऑफली अगर मैं बात करूँ तो कार्बन लेवी का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं, कार्बन लेवी जो मुख्य रूप से कार्बन ईंधन में लगने वाले कर को कार्बन लेवी कहते हैं। यानी कार्बन ईंधन जो होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, यानी उस पर कर लगाया जाता है, उसको अपन कार्बन लेवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? जेट्रोफा के अलावा वो कौन सा बीज है, पेड़ है? तो मैं आपको बता दूं, एक तो अपना जेट्रोफा था जो कि इजरायली टेक्नोलॉजीज पे आधारित है, जो राजस्थान के सीकर के फतेहपुर एरियाज में इसकी काफ़ी फसल यानी कि काफ़ी इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे जो पेड़ जो है वो है पोगमिया पिनाटा का तेल जो है, पोगमिया पिनाटा तेल भारत में अनेक योजनाओं में संयंत्र रूप में साबित हुआ है। इसे जैविक तेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देवजी की फड़ किस यंत्र से बाची जाती है? यानी देवजी की जब फड़ बाची जाती है तो उस टाइम में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से जंतर वाद्य यंत्र से इनकी फड़ बाची जाती है, और मुख्य रूप से गुर्जर जाति के भोपे के द्वारा ये बाची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करेंगे तो भूमि रक्षक देवता किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, भूमि रक्षक देवता जो है वो भूमिया जी को जाना जाता है, यानी भूमिया जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है और ये क्यों लाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में जो राजस्थान की पॉलिटिक्स है वहां पे राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए इस प्रकार के क्वेश्चंस मेंबर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित यहाँ पे पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, संसदीय प्रणाली यानी कि प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव या फिर विश्वास सम्मत वैकल्पिक रूप से अविश्वास मत अथवा निंदा प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है, जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हराने या फिर कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है, या फिर दुर्लभ उदाहरण के रूप में यह एक तत्कालीन समर्थन द्वारा पेश किया जाने वाला जैसे सरकार में विश्वास नहीं होता वह प्रस्ताव नए संसदीय मतदान
के द्वारा यहाँ पे पारित किया जाता है या फिर अस्वीकार किया जाता है। ब्रिटिश संसद में आमतौर पर यह पहले दिन के प्रारंभ में पेश होने वाले प्रस्ताव जैसे लगता है। हालांकि महारानी के अभिभाषण पर वोट भी किसी भी विश्वास प्रस्ताव का गठन करता है। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जो है मार्च 1782 में पेश किया गया था। अब तक के राजस्थान विधानसभा की अगर बात करूं तो यहाँ पे टोटल 13 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किए गए हैं और 4 बार विश्वास प्रस्ताव पारित किए गए हैं। 13 बार तो अविश्वास प्रस्ताव और 4 बार विश्वास प्रस्ताव पारित किए गए हैं राजस्थान विधानसभा के द्वारा। लेकिन इन सभी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा राजस्थान की सरकार गिर नहीं पाई। तो ये अपने पास में एक न्यूज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन से जो करंट न्यूज़ चल रही है उससे संबंधित क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एसएसपी का पूरा नाम क्या होता है पुलिस डिपार्टमेंट में? तो मैं आपको बता दूं एसएसपी का पूरा नाम जो होता है वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। हिंदी में आप लोग इसको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम से भी जानते हैं। भारत में महानगरीय अत्यधिक आबादी वाले या फिर नक्सल प्रभावित जिलों में एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ पे होता है। छोटे जिलों में पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस एक जिले के पुलिस बल का प्रमुख यहाँ पे माना जाता है। तो यहाँ पे एसएसपी उन एरियाज में होता है जहाँ पे करप्शन या फिर उनकी आबादी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे एसएसपी का पोस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के आविष्कारकर्ता कौन है? तो मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन के जो आविष्कारकर्ता हैं वो जोसेफ प्रिस्टले हैं जो कि स्वीडन कंट्रीज के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, यानी व्हाट्सएप के इन्वेंशन करता खोजकर्ता कौन है? हालांकि आप लोग देख पा रहे होंगे इससे कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि फेसबुक के फाउंडर कौन थे, तो अब की बार व्हाट्सएप से पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी नॉर्मली यहाँ पे करंट से रिलेटेड यहाँ से पूछे जा रहे हैं मेंबर के द्वारा। तो यहाँ पे व्हाट्सएप का आविष्कार जो है यानी निर्माण जो है सबसे पहले ब्रायन एक्टन और जन कॉम के द्वारा मिलकर किया गया था। जन कॉम्स ने व्हाट्सएप को 24 फरवरी 2019 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में इनकॉर्पोरेट किया था। इससे पहले ये दोनों याहू के प्रोग्रामर के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कंप्यूटर में उपयोग में ली जाने वाली आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? यानी मुख्य रूप से आप लोग कंप्यूटर सिस्टम पे वर्किंग करते हैं तो इनपुट और आउटपुट दो प्रकार की डिवाइसेस यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा है वो आउटपुट डिवाइसेस का पूछा है। हालांकि अपन इससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की भी चर्चा अपन इस वीडियोस में करते हैं। तो मैं आपको बता दूं आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो मॉनिटर है, उसके बाद में स्पीकर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है। ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि अपन को एक रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की तो यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस जो हैं जैसे कीबोर्ड्स है जिससे अपन इनपुट देते हैं, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन्स हैं, लाइट पेन्स हैं, ये सभी टूल्स जो हैं इनपुट डिवाइसेस के रूप में काम में आते हैं और ये कंप्यूटर्स में इनपुट देने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स के मुख्य रूप से यहाँ पे दो प्रकार के आउटपुट और इनपुट यहाँ पे प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे हाल ही में भारत के होम सेक्रेटरी कौन है? यानी कि भारत के जो हाल ही में जो होम मिनिस्ट्री हैं वहाँ के सेक्रेटरी कौन है? मैं आपको बता दूं हाल ही में भारत के होम सेक्रेटरी जो हैं वो राजीव गौबा झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस आ चुका है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना है? हालांकि इस वीडियोस को आप लोग पॉज करके ऐसे क्वेश्चंस को अपने लेवल पे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बिना देखे अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका माइंड ऑफ पेशेंस जो है काफ़ी डेवलप होगा। और इसी चीज़ को अपन IQ यानी कि इंटेलिजेंसी क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं सरस्वती एक पौराणिक नदी के नाम से जानी जाती है जो कि वेदों में काफ़ी चर्चा में रही है। इसे पलाक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती भी कहा जाता है। ऋग्वेदों में सरस्वती का अनवती तथा अधवती के रूप में वर्णन किया गया है। यह नदी सर्वदा जल से भरी रहती थी। इसके किनारे अन्न की प्रचुरता उत्पन्न होती है। कहते हैं कि यह नदी पंजाब के सरम्यू राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला तथा कुरुक्षेत्र कैथल होती हुई पटियाला राज्य के प्रविष्ट होकर सिरसा जिले में द्रसदस्ती यानी कागार नदी में मिल जाती है। प्राचीन काल में इस सम्मिलित नदी में ने राजपूताना के अनेक स्थलों को जल शक्ति यानी कि जल सिक्त कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि प्रयाग के निकट एक तक आकर यह गंगा या फिर यमुना में मिल जाती है जो कि त्रिवेणी संगम भी बनाती है।
कालांतर में यह इन सब स्थानों से तिरोहित हो गई है। फिर भी लोगों की धारणा है कि प्रयाग में अब भी यहाँ पे सरस्वती नदी का प्रवाह है। मनु संहिता से स्पष्ट होता है कि सरस्वती नदी और द्वसदती नदी के बीच में भूभाग जो है वो ब्रह्मावर्त कहलाता है। हालांकि सिंध नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये अपने पास में एक रिवर सिस्टम जो है इंडिया का, या फिर आप राजस्थान का मानो, यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए मेंबर के द्वारा जिनके ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में पत्रकारिता के फादर किसे कहे जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जो पत्रकारिता के जो फादर्स हैं वो पंडित जावरलाल शर्मा को कहा जाता है। इनका जो नाम जो है वो जाबरमल शर्मा है। पिता का नाम की अगर बात करें तो पंडित रामदयालु है। इनका जन्म अगर बात करें तो 1888 ईस्वी में हुआ था, और इनकी डेथ की बात करें तो उनकी मृत्यु जो है वो 4 जनवरी 1983 में हुई थी। और इनके जन्म स्थान की बात करें, बर्थ पैलेस की, तो जसरापुर जो कि खेतड़ी तहसील के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इनके कार्य क्षेत्र यानी प्रोफेशंस की बात करें तो ये एक प्रकार से साहित्यकार थे, पत्रकार थे, समाज सेवक थे और इतिहासकार इनको कहा गया है। और सम्मान की बात करें तो इनको पद्म विभूषण के अवार्ड से भी इसको नवाजा गया है। काफ़ी अच्छे पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी संख्या क्या होती है और ये मुख्य रूप से किस से प्रदर्शित की जाती है? तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर भाषा में जो बाइनरी लैंग्वेजेस होती है वो आपकी 0 और 1 होती है। मोस्ट ऑफली इसको लॉजिक ऑन ऑफ के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो संधारित्र क्या होता है और इसका मुख्य पर्पस क्या होता है? मैं आपको बता दूं संधारित्र ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए सहायक होता है और मुख्य रूप से एक ये युक्ति होती है जो कि चार्ज और डिस्चार्ज करने में काफ़ी सहायक होती है। और इसका उपयोग जो है एक बैटरी के रूप में किया जाता है, आप इसको बैटरी भी कह सकते हो। सामान्य रूप से जो अपने कैपेसिटर्स होते हैं, जो संधारित्र होते हैं, वो फैन में, कूलर में, इनमें यहाँ पे लगाए जाते हैं, जिनका पर्पस होता है उसको प्रोवाइड करना, एक स्पीड प्रोवाइड करना। और इनमें एनर्जी का स्टोरेज भी कुछ समय के लिए यहाँ पे कर लिया जाता है, जो कि चार्ज के रूप में स्टोर किया जाता है, जो समान रूप से 2 प्लेटों के मध्य जो अपन माइका इंसुलेटर भर के वहाँ पे इसको स्टोरेज करते हैं, जिससे अपन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है। और इससे संबंधित मैं और थोड़ी चर्चा आपसे करूँ तो इसका जो मात्रक जो होता है वो कुलाम के नाम से इसका मात्रक होता है, फेराड के नाम से इसका मात्रक जाना जाता है। ये मुख्य रूप से फिजिक्स पार्ट में या फिर जनरल साइंस के पोर्शंस में ये इसको पढ़ने को मिलता है, जो कि मुख्य रूप से यहाँ पे आप लोग कह सकते हो जैसे RLC जैसे रेजिस्टेंस, आपका कैपेसिटर, उसके बाद में आपका इंडक्टर जो होते हैं, ये सभी डिवाइसेज जो होती हैं ये अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में या फिर फिजिक्स सब्जेक्ट में या फिर साइंस सब्जेक्ट में इसको पढ़ने को मिलता है। और मोस्ट ऑफली ये बैटरी जो है अपने पास में सिंपली DC पे वर्किंग करता है, यानी DC वोल्टेज इसमें स्टोरेज होता है, जो कि इन्वर्टर की हेल्प से अपन इसको DC को AC में चेंज कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी एक बैटरी का उपयोग जो होता है वो एज ए कैपेसिटर, एज ए संधारित्र की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभय कमांड का मुख्य कार्य क्या होता है या फिर अभय कमांड का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अभय कमांड जो है राजस्थान पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया एक सेंटर है, जिसमें उच्च तकनीकी के आधार पर पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि अभय कमांड सेंटर का पुलिस आयुक्तालय में मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वर्ष प्रदेश के अन्य सभी संभागीय मुख्यालयों पर भी ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे, जिसे अपन अभय कमांड सेंटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद सभी जिले मुख्यालयों को चरणबद्ध रूप से सेंटरों से जोड़ा जाएगा, इसके जरिए अपराध को नियंत्रण, यातायात प्रबंधन सहित सामान्य प्रशासन में भी यहाँ पे मदद मिलेगी। और इसके लिए सामान्य रूप से हाल ही में 2000 CCTV फुटेज जो हैं चप्पे चप्पे पर यहाँ पे सिटीज में लगाए गए हैं, जो कि यहाँ पे निगरानी का कार्य करेंगे। और पुलिस आयुक्त संजय अग्रवाल ने कहा कि इस सेंटर को पूर्णतः आधुनिक बनाया जाएगा। करीब 2000 CCTV कैमरे को इस प्रकार से जोड़ा जाएगा ताकि वो हर सेंटर के, हर सिटी के मेन पॉइंट्स को निगरानी में रख सके। और 30 LCD की वीडियो वॉल भी यहाँ पे बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप लोग उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बात करूं टैलेंट सर्च स्कीम क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है होता है, तो मैं आपको बता दूं ये एक प्रकार की योजना है, जिसमें इस योजना के भीतर कोई भी भारत का रहवासी छात्र या फिर छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उनकी निर्धारित आयु अगर बात करें तो 8 से 12 वर्ष होनी चाहिए।
योजना के अंतर्गत वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे पास किया हो। योजना के लिए किसी भी जाति समुदाय का विद्यार्थी यहाँ पे पंजीयन करवा सकता है। इसके लिए यानी इसके अंतर्गत पारिवारिक आय संबंधी में भी कोई नियम यहाँ पे लागू नहीं होता, अर्थात किसी भी वर्ग का विद्यार्थी इस योजना का फायदा यानी कि अप्लाई कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य का खिलाड़ी पंजीयन करा सकता है, इसलिए पोर्टल के इंग्लिश और हिंदी माध्यम में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करेंगे तो इसरो का पूरा नाम क्या होता है और मुख्य रूप से इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका सेंटर कहां पे स्थापित है भारत में। तो मैं आपको बता दूं इसरो का पूरा नाम जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी आप लोग इसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय यानी कि इसका सेंटर की बात करें हेडक्वार्टर की तो बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्थान में लगभग 15,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधित तकनीकी उपलब्ध करवाना होता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह प्रमोशन यानी यानों, परिगामी रॉकेट और भू प्रणालियों का विकास भी इसमें शामिल है। और भारत की जो न्यू टेक्नोलॉजीज होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसका इन्वेंशंस या फिर उसका जो एक्सपेरिमेंटल जो पर्पस होता है साइंटिफिकली उसका भी यहाँ पे इसरो के द्वारा उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और ये जो स्टडी करता है जो टेक्नोलॉजी जैसे रॉकेट्स टेक्नोलॉजी होगी, उसके बाद में अपने पास में जो उपग्रह सैटेलाइट्स हो गया, उपग्रह जो जिसे आप लोग कहते हो आपका प्लांट्स हो गया, उसके बीच में जो स्टडी जो करता है जो इंस्टीट्यूट जो स्टडी का काम करता है वो आपका एक इसरो से रिलेटेड होता है। और डिफरेंट प्रकार की मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी भी इसके द्वारा यहाँ पे दी जा रही है। हालांकि हाल ही में इसके द्वारा काफ़ी मिसाइल्स भी इसमें लॉन्च की गई है जो भारतीय तकनीकी यानी कि PSLV पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करेंगे तो भारत में विद्युत का उत्पादन कितने वोल्टेज पे किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको आता होगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे विद्युत का उत्पादन वोल्टेज जो है वो 11 kV है यानी कि 11,000 वोल्टेज है। और कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की भी मैं आपसे चर्चा इसमें कर लेता हूँ ताकि आपको फ्यूचर्स में कभी ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। यानी कि ह्यूमन बॉडीज का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम होता है। उसके बाद में ह्यूमन बॉडीज का जो वोल्टेज जो होता है वो 90 वोल्ट होता है जिसपे वो सेंसिबल कर सकता है। और डोमेस्टिक पर्पस जो अपने पास में जो वोल्टेज होता है सिंगल फेज का वो 240 होता है। और 3 फेज की अगर बात करें तो यहाँ पे 440 वोल्ट यहाँ पे लिया जाता है। और यहाँ पे ह्यूमन बॉडीज की जो करंट होती है वो 0.009 एम्पियर होती है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड थी तो मैंने आपको इस वीडियोस में डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे सिचुएशनल क्वेश्चंस है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आप तीन लगातार दिनों के नाम बोल सकते हैं, बस शर्त है केवल इतनी सी कि इसमें बुधवार, शुक्रवार और रविवार नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं वो दिन कौन से होंगे। तो वो दिन अगर मैं बात करूं तो यस्टरडे, टुडे और आपका टुमारो आप उसको बोल सकते हो। तो ये सभी एक लॉजिकल एक रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो मैथ के स्टूडेंट से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ये भी एक सिचुएशनल टाइप का क्वेश्चंस आप इसको कह सकते हैं। अगर 2 जुड़वा बच्चे आदर्श अनुपम मई में पैदा हुए हैं लेकिन उनका जन्मदिन जून में आता है तो ये कैसे संभव है। काफ़ी टैक्टिकल क्वेश्चंस है लेकिन इजी क्वेश्चंस हैं। 2 बच्चे हैं जो जुड़वा हैं जिनका नाम आदर्श और अनुपम है और वो मई के अंदर पैदा हुए हैं तो और उनका जन्मदिन जो है वो जुलाई में आता है। तो मैं आपको बता दूं मई एक शहर का नाम है जो कि वहाँ पे वो पैदा हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे राम ने पहली दिवाली कहाँ पे मनाई। तो मैं आपको बता दूं राम की पहली दिवाली जो मानी जाती है वो यहाँ पे अयोध्या यानी कि भगवान राम ने अयोध्या, मिथिला, जानकी की जगह यहाँ पे या फिर लंका में अपनी पहली दिवाली बनाई थी। दिवाली के उत्सव में राम के बाद में यहाँ पे शुरू हुआ था, यानी दिवाली का उत्सव जो है भगवान राम के बाद में शुरू हुआ था, पहले नहीं शुरू हुआ था, इसलिए भगवान राम ने दिवाली बिल्कुल नहीं मनाई थी। तो आप कह सकते हो कि भगवान राम ने दिवाली नहीं बनाई थी क्योंकि ये उत्सव जो है भगवान राम के बाद में ये शुरू किया गया था दिवाली के रूप में, जिसे आप लोग यहाँ पे दिवाली फेस्टिवल के रूप में काफ़ी हर्षोल्लास से बनाते हैं। तो ये अपने पास में आज की डिस्कस थी जो मैं SI इंटरव्यूज़ में जो मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसकी सीरीज में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हालांकि मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये एक ऑथेंटिक है और मैं वहाँ पे जाके पर्सनली कैंडिडेट से चर्चा करके इस प्रकार के क्वेश्चंस डिजाइन करता हूँ
और उसके बाद में सॉल्यूशंस में अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर से मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसी प्रकार के वीडियोस हम लोग इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, आप लोग इस चैनल को इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी यहाँ पे इस प्रकार के वीडियोस में काफी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।